कहते हैं कि राजनीति में अगले 48 घंटे में क्या हो जाए इसकी भविष्यवाणी करना सबसे कठिन काम है। लेकिन जब घटनाक्रमों को एक सूत्र में जोड़कर देखा जाए, जब बिखरे संकेतों को एक ही फ्रेम में रखकर परखा जाए, तब कुछ ऐसे समीकरण उभरते हैं जो आने वाले बदलावों की पटकथा खुद लिख देते हैं। इन्हीं समीकरणों में आज अमित शाह की रणनीति और मोहन यादव के भविष्य की आहट साफ सुनाई देने लगती है। इन संकेतों को जोड़ने पर जो तस्वीर बनती है वह यही बताती है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का मौजूदा अध्याय संभवतः अब समापन की ओर बढ़ रहा है। यानी प्रदेश को जल्द ही नया निजाम, नया मुख्यमंत्री मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे इस आकलन के पीछे दो ठोस कारण हैं। एक एक करके दोनों पर बात करते हैं। राजनीति में या वर्तमान राजनीति में शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए अब शायद न लोकप्रियता निर्णायक है, न कर्मठता और न ही शायद अनुभव। निर्णायक है तो संगठन पर पकड़ और संसाधनों पर नियंत्रण। एक ओर अमित शाह लगातार संगठन की और संसाधनों की रस्सी अपने हाथ में कसते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोहन यादव की पकड़ इन्हीं दोनों मोर्चों पर ढीली ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। अब पहले बात करते हैं अमित शाह की लाइन की। देश और प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं उत्तराधिकारी शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि भाजपा में अब संभवतः योग्यता आधारित चयन की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां अब सीधे नियुक्ति होती है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल एक प्रश्न बन चुका है कि क्या अमित शाह भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की दिशा में अपनी बिसात बिछा रहे हैं? यक्ष प्रश्न भी कहा जा सकता है। इस प्रश्न को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं और उन समीकरणों पर आते हैं जिनसे असली कहानी शायद समझ में आए। भाजपा के भीतर अमित शाह की पहचान एक सख्त और चौकन्ने निर्णायक प्रशासक की है। जो फैसला हो गया वही अंतिम। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वही पहुंचेगा जिसके पास संगठन और संसाधन दोनों की चाबी होगी। यहां संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि नेताओं की पूरी कुंडली। कुंडली का मतलब उनका अतीत, उनकी कमियां, उनके गड़बड़ झाले, इन सब की फाइलें। और इस खेल में ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। पिछले लगभग 1.5 महीने के घटनाक्रमों पर नजर डालिए। मोदी के बेहद करीबी और लोकप्रिय नेताओं की संभवतः धीरे धीरे किनारे लगाने की एक कोशिश दिखाई देती है। इसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ दो राज्यों का मैं फिलहाल उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण हरियाणा का है। यहां जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब यह चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा। संभवतः वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और देखा जाए तो एक मजबूत दावेदार भी माने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अमित शाह स्वयं उन्हें कुर्सी पर बैठाते दिखे, ऐसा लगा मानो सारा खेल पलट गया। सूत्र बताते हैं कि इसके कुछ ही दिनों बाद नायब सिंह सैनी ने जिस अधिकारी को डीजीपी बनाया, उनके पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से संबंध किस प्रकार थे, यह जग जाहिर है। सूत्र यह भी बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में यह भी चर्चा थी कि नायब सिंह सैनी खुद पार्टी के भीतर कई बार कहते थे कि मैं चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता, असली सुपर सीएम कोई और है। विपक्ष ने भी ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था। यह कोई और मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जाता था। लेकिन नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद सैनी ने शायद अपनी ताकत समझी। संदेश साफ था, खट्टर की संगठनात्मक जो पकड़ थी वह अब सीमित हो चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया या राजनीतिक गलियारों में भी मोदी का उत्तराधिकारी बताया जाता है। लेकिन सियासी गलियारों में अमित शाह और योगी के बीच तनाव की चर्चा किसी से छिपी नहीं है। योगी की लोकप्रियता हिंदुत्व के ब्रांड पर टिकी है। माना जाता है कि यदि अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का योगी के नेतृत्व में जीता गया, तो यह
अमित शाह के दीर्घकालीन रणनीति के लिए शायद शुभ संकेत नहीं होगा। इसलिए शायद योगी की पसंद के विपरीत उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को बनाया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चौधरी के जरिए अमित शाह यूपी संगठन में अपनी सीधी लाइन खींच रहे हैं। टिकट से लेकर रणनीति तक मतलब साफ है। योगी और संगठन के बीच दूरी, ऐसे में यदि भाजपा अगला चुनाव जीतती भी है तो पूरा श्रेय योगी को मिलने की संभावना कम होती जाएगी। अब इसी पैटर्न को यदि मध्य प्रदेश पर लागू करके देखें तो यहां विपक्ष लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि मोहन यादव पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी चर्चा आम है कि प्रदेश की राजनीति की सुबह सुरेश सोनी के इशारों पर होती है, जिन्हें मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दोनों को सुरेश सोनी का ही करीबी कहा जाता है। लेकिन अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पैटर्न देखें तो संकेत मिलते हैं कि शायद, मैं फिर कह रहा हूं शायद, अमित शाह उन नेताओं को धीरे धीरे अलग थलग कर रहे हैं जिनकी सीधी नजदीकी नरेंद्र मोदी से है। सूत्र बताते हैं कि संघ और मोदी के रिश्तों में भी अमित शाह एक अड़चन की तरह सामने खड़े नजर आते हैं और यही बात संघ को कई बार असहज करती है। जेपी नड्डा का संघ की जरूरत नहीं वाला बयान और फिर 2 साल तक नड्डा का अध्यक्ष बने रहना शायद इसी अड़चन की मिसाल कहा जा सकता है। अब अगर इन सारे बिंदुओं को जोड़ें तो यह संकेत मिलता है कि मध्य प्रदेश में भी बदलाव की संभावना है। अमित शाह का ग्वालियर में राजा साहब और रीवा में राजेंद्र शुक्ल की खुली तारीफ इसी दिशा की ओर इशारा करती है कि शायद मोहन यादव काम तो अच्छा कर रहे हैं, परंतु उनसे बेहतर विकल्प भी प्रदेश में मौजूद है। और अब सवालों पर गौर कीजिए। मोदी ने भोपाल मेट्रो का उद्घाटन क्यों नहीं किया? पिछले 3 महीनों में मोहन यादव की नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कितनी मुलाकातें हुई? अमित शाह और मोहन यादव के बीच इन 3 महीनों में कितनी बैठकें हुई? इन्हीं 3 महीनों में मोहन यादव ने दिल्ली के कितने दौरे किए? सुरेश सोनी और अमित शाह की कब और क्यों मुलाकात हुई थी या शायद नहीं हुई थी? इन आंकड़ों और सवालों के जवाब में संभवतः असली संदेश के संकेत दिखते हैं। अमित शाह की टीम और मोदी के करीबी नेताओं की गतिविधियों को साथ साथ रख कर देखिए। शायद नजर आएगा कि संगठन और संसाधनों के दम पर अमित शाह अपनी लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन में मोहन यादव सहजता से फिट बैठते नहीं दिख रहे। तो क्या मोहन यादव के भविष्य की कोई पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या उनका कार्यकाल वाकई समाप्ति की ओर है? संकेत मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी ये राजनीति है, यहां 48 घंटे में भी इतिहास बन जाता है और बदल जाता है। मैंने तो उससे कहीं आगे का अंदाजा लगाने की एक कोशिश की है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमित शाह जो कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के आधार पर मेरे इस पूरे विश्लेषण का, इस सवाल के जवाब के आधार पर इस विश्लेषण की कसौटी पर परख होती है।